स्टूडेंट्स, मोहम्मद इकबाल फिजिक्स लेक्चरर, और आज हम फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप लेक्चर नंबर 8 देख चुके होंगे, उसको तैयार भी कर चुके होंगे। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। उम्मीद है कि आपने वो तैयार कर लिया होगा। आज हम बढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है, या इसका नाम दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है, तो इसको हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ होता है और प्लस फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में ये भी 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सारे बन सकते हैं, MCQs भी काफ़ी सारे बन सकते हैं, पिछले टॉपिक में भी बन सकते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें जो है वो लेक्चर के एंड पे समझ आ जाएंगी। तो आज का जो लेक्चर है उसमें आपको लेक्चर के एंड पे ये बात समझ आनी चाहिए कि वेक्टर प्रोडक्ट कहते किसे हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक हो गया? तो फर्ज करते हैं ये दो वेक्टर्स हैं A और B, ठीक है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, पहली बात है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है या वेक्टर प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है, ये जो रिजल्ट होगा या जो प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर्स का, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। याद होगा आपको कि स्केलर प्रोडक्ट में हमने बात की थी कि ऐसा प्रोडक्ट जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जब दो वेक्टर्स को आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि उनका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो उसी तरह से दो वेक्टर्स को अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि उनका रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो फिर हम उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है? तो इसका रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। यानी कि मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, फिर हम इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकली A क्रॉस B, ये इसका सिंबल है। क्रॉस लगाएंगे, वहाँ पे हमने डॉट लगाया था। ये बराबर होगा A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। ठीक है? तो A क्रॉस B क्या होगा? A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द थीटा बिटवीन द टू एंगल्स। दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा उसका आप साइन लेंगे। ठीक है? कोसाइन नहीं लेंगे, उसमें कॉस लिया था, इसमें साइन लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, स्केलर ये एक मैग्नीट्यूड है, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। ये एक नंबर होगा, ये भी एक नंबर होगा, जैसे कि 5, 2। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0.5 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। ठीक है? -1 हो सकती है। तो ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर, तो ये एक ओवरऑल एक नंबर है। तो ये सारा मैग्नीट्यूड है। जबकि आपने क्या कहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो फिर उस वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका मैग्नीट्यूड हो और साथ उसकी डायरेक्शन भी हो। तो इस A क्रॉस B की डायरेक्शन बताने के लिए हम साथ यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं n कैप। हेयर n कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो कि इसकी डायरेक्शन बताने के लिए होगा। जैसे आपके सामने एक वेक्टर होता है, यार आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, 5i। तो ये उसका मैग्नीट्यूड है, साथ उसका यूनिट वेक्टर है जो कि उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि ये वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस है। तो इसी तरह से A B साइन थीटा ये एक नंबर है, ये मैग्नीट्यूड है A क्रॉस B का, और n कैप उसकी डायरेक्शन बताएगा। भाई क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी तो वो होगी ना जिसकी डायरेक्शन भी होगी। तो A क्रॉस B, मैं इस तरह इसको अगर बयान करूँ, A इज़ अ वेक्टर, B इज़ अ वेक्टर, बट A क्रॉस B इज़ आल्सो अ वेक्टर। A इज़ अ वेक्टर, B इज़ अ वेक्टर, A क्रॉस B इज़ आल्सो अ वेक्टर। ठीक है? ये भी एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा A B साइन थीटा। ठीक है? यानी A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? A क्रॉस B, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? A B साइन थीटा। और n कैप क्या होगा? ये यूनिट वेक्टर होगा जो उसकी डायरेक्शन बताएगा। इसके बारे में हम अभी एक रूल सीखेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसे बताई जाएगी, यानी n कैप की डायरेक्शन क्या होगी, हम सीख लेते हैं अभी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि n कैप जो है इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर to the plane containing A, vector A
एन वेक्टर बी, यानी जो एन कैप है ये ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो कि उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी होंगे। यानी ये बोर्ड है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन हो गया। क्या हो गया? एक्स वाई प्लेन हो गया। अब इसके अंदर ये दो वेक्टर्स हैं आपके, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। ये यानी आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो ये दोनों वेक्टर्स किस प्लेन के अंदर हैं? ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, बोर्ड के अंदर है। तो जो एन कैप है वो किधर होगा? इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी बाहर की तरफ भी हो सकता है ऐसे, और अंदर की तरफ भी हो सकता है ऐसे, यानी बाहर की तरफ भी हो सकता है और इसके अंदर की तरफ भी हो सकता है। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो ए क्रॉस बी होगा ये ऐसा वेक्टर होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन पर जिस प्लेन में ए और बी होंगे। अच्छा, आपसे एक बात करता हूं, अगर ए और बी एक्स वाई प्लेन में हो तो ए क्रॉस बी या यूनिट वेक्टर एन जो उसकी डायरेक्शन बताता है वो किधर होना चाहिए? अगर ए और बी एक्स वाई प्लेन के अंदर हैं तो एन कैप किधर होगा? ए क्रॉस बी किधर होगा? उसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है? जेड एक्सिस। ठीक है, तो एन कैप किधर होगा? ये अलोंग जेड एक्सिस होगा। इसी तरह से अगर ए और बी जो हैं वो वाई जेड प्लेन में हों, वाई जेड प्लेन में, यानी ये एक्स एक्सिस, एक्स वाई जी। तो अगर एक्स वाई प्लेन में है आपके दोनों वेक्टर्स, यानी यूं है, ये ए है, या चलें ये ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ए और बी ये दोनों किस प्लेन में हैं? एक्स वाई प्लेन में है। तो ए क्रॉस बी किधर होगा? ए क्रॉस बी किधर होगा? अलोंग जेड एक्सिस। इस तरह से अगर वो एक्स जेड प्लेन में होंगे तो फिर किधर होगा? ए क्रॉस बी लॉन्ग वाई एक्सिस। ये असल में वाई आपकी तरफ है, ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसी तरह से अगर वाई जेड प्लेन में होगा, यानी ये वाली दीवार जो है, ये वाली दीवार इसमें अगर होगा तो फिर ए क्रॉस बी किधर होगा? अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक और तरह से समझ लेते हैं, ये कमरे का एक्स एक्सिस हो गया। चले, ये दीवार जो है ये एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस जिस पर मैं खड़ा हूँ ये एक्स वाई प्लेन हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये दीवार जेड एक्सिस। तो मैं किस प्लेन में हूँ? ये एक्स वाई प्लेन में हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये वाला सामने वाली दीवार कौन सी है? एक्स जेड प्लेन। ये सामने वाली दीवार कौन सी है? वाई जेड प्लेन। तो अगर ए और बी किस प्लेन में होंगे? एक्स वाई प्लेन में होंगे, तो ए क्रॉस बी किधर होगा? अलोंग जेड एक्सिस होगा, परपेंडिकुलर। अगर वाई जेड प्लेन में होंगे वेक्टर ए और बी, तो ए क्रॉस बी किधर होगा? अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर एक्स जेड प्लेन में होंगे ए और बी, तो ए क्रॉस बी किधर होगा? अलोंग वाई एक्सिस। आई रिपीट, ए इज अ वेक्टर, ए क्रॉस बी, A is a vector, B is a vector, and A cross B is also a vector which is perpendicular to the plane containing A and B. अब A और B जो प्लेन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो सकता है? नॉर्मली आउटवर्ड भी हो सकता है, नॉर्मली इनवर्ड भी हो सकता है। यानी आउटवर्ड भी परपेंडिकुलर हो सकता है, यानी यूं बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है। तो ये हम देखना चाहेंगे कि ये ए क्रॉस बी जो है इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये ज़रा देखें, ये एक प्लेन है, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये एक प्लेन है, ये इसको आप तस्वीर में लाएं। ये आपके सामने, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं।
ये मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, ये एक ऐसे प्लेन है, जैसे ये किताब आपके सामने, ये प्लेन है फर्स्ट ईयर की, ये आपकी किताब है, ये ऐसे ये प्लेन है, मसलन ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये प्लेन हो गया। इसके अंदर दो वेक्टर्स हैं, मसलन इसके अंदर वो दो वेक्टर कौन से हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इन दोनों के दरमियान जो शॉर्टेस्ट एंगल बनता है वो ये बनता है थीटा। ए से बी की तरफ मैं शो कर रहा हूँ, ये वेक्टर ए और बी किस प्लेन में है, इस प्लेन में है। अब जो एन कैप है इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल RHR, राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन बताएंगे। आप क्या करेंगे, आप जो है अगर ए क्रॉस बी ले रहे हैं, ए क्रॉस बी, तो आप अपने दाएं हाथ के फिंगर्स ए की डायरेक्शन में रखेंगे, ये ए की डायरेक्शन रखेंगे, जैसे ये वेक्टर ये ए की डायरेक्शन रखेंगे, और इसके साथ जो वेक्टर बी है वो आपका ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो आप ए से बी की तरफ अपने फिंगर को रोटेट करेंगे, ए से बी की तरफ अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट एंगल। देखें एक एंगल ये भी हो सकता है, ए से बी बड़ा एंगल है, ये वाला एंगल नहीं, शॉर्टेस्ट एंगल लेना है आपने। तो दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट एंगल है, इस एंगल के अलॉन्ग आपने अपने फिंगर को घुमाना है, ए क्रॉस बी। तो आपका जो खड़ा हुआ ये अंगूठा है सीधा, ये आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा, यानी इसके मुताबिक ए क्रॉस बी किधर होगा, वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। ये आपका एन कैप है, यानी ए क्रॉस बी वेक्टर आपका जो ऊपर की तरफ है, ठीक है। ए क्रॉस बी किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। इसकी डायरेक्शन बताने के लिए आप एन कैप यूज़ करते हैं ना, तो इसमें एन कैप जिसकी डायरेक्शन को बताने के लिए आपने एन कैप यूज़ किया है, तो वो आप ऊपर की तरफ होगा, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर बी क्रॉस ए लें तो फिर आपको बी से ए की तरफ फिंगर को घुमाना पड़ेगा, बी से ए की तरफ फिंगर को घुमाना पड़ेगा, तो फिर डाउनवर्ड हो जाएगा। बी से ए की तरफ घुमाना पड़ेगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा। तो बी क्रॉस ए किधर होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट नीचे की तरफ होगा, ये आपका बी क्रॉस ए। तो अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताने के लिए आप एन कैप यूज़ करते हैं, तो बी क्रॉस ए उसके अपोजिट है, तो इसकी डायरेक्शन फिर क्या हो जाएगी, -n। यहाँ से एक बात तो समझ आ गई कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल वेक्टर्स नहीं हैं, दे आर नॉट इक्वल। मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर ही होंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो फिर आप वो एंटी पैरेलल है, वो इक्वल तो ना हुए। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, बल्कि वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू -b क्रॉस ए, ठीक है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता क्रॉस प्रोडक्ट। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ आनी चाहिए। तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, थोड़ी फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी देख लेते हैं, वैसे फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी देख लेते हैं। फिर जो है वो देखिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। एक जनरल बात करता हूँ, और ये इनके दरमियान एंगल डिसाइड हो गया ए से बी की तरफ थीटा। अब आपको पता है इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये सामने वाला होगा बी साइन थीटा। तो अगर आप वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, यानी वो कंपोनेंट लें बी का जो कि ए के ऊपर परपेंडिकुलर हो, जो कि वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो लाजमी तौर पे एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसमें कोई शक ही नहीं है कि फिर इन दोनों का जवाब जो है, जो आंसर है या प्रोडक्ट है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। दैट इज कि ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी
ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन, जो पहले मैं बात कर चुका हूँ। इसका रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। मिसाल लेते हैं, एग्जांपल्स हैं, आगे हमारा टॉपिक आ रहा है। जो टॉर्क है वो आपका आर क्रॉस एफ है, ठीक है, आगे आ रहा है। एक और एग्जांपल है, एक फोर्स होती है मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी। एक चार्ज क्यू वेलोसिटी वी के साथ मैग्नेटिक फील्ड बी में अगर मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स। वो फोर्स इस फार्मूले से दी जा सकती है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। एक और भी है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो बराबर होता है आर क्रॉस बी, ठीक है। तो इसकी ये एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा, ये टॉपिक्स आगे आएंगे, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक करते हैं जी। नंबर 1, ये तो आपको समझ आ गई कि ए क्रॉस बी जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बराबर नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट है। दूसरी, अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री हो तो आपको पता है कि साइन 90 डिग्री वो 1 होता है। तो इस केस में ए क्रॉस बी जो है वो आपके पास आएगा ए बी साइन 90 डिग्री, यूनिट वेक्टर एन ए बी इंटू 1, तो ये आ जाएगा ए बी यूनिट वेक्टर एन। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा, सार यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन बता देगा ए क्रॉस बी की, कि वो किधर है। यहाँ से एक रिजल्ट निकालते हैं। देखें, आई क्रॉस जे 1 साइन 90 डिग्री, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के दरमियान एंगल का साइन लेंगे, साइन 90। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और आई और जे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका एंगल क्या होगा 90 डिग्री, साइन 90 हो गया। साथ यूनिट वेक्टर एन, तो 1, ये सारा कुछ 1 आ जाएगा, यूनिट वेक्टर एन यानी यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता ही 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब डेफिनेशन के मुताबिक ए क्रॉस बी ऐसा वेक्टर होता है जो कि ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो, उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो जिसमें ए और बी होंगे। तो आई क्रॉस जे का आंसर आपके पास आ गया सिर्फ एन कैप, यूनिट वेक्टर। लेकिन इस यूनिट वेक्टर को क्या होना चाहिए, आई और जे के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए जिसमें आई और जे हैं। तो आई और जे के ऊपर कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, जो कि यूनिट वेक्टर होता है, के वो यूनिट वेक्टर है जो कि आई और जे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो हम आई क्रॉस जे को लिख सकते हैं के, ठीक है। इसी तरह से आप जो है जे क्रॉस के वो लिख सकते हैं आई, के क्रॉस आई वो आप लिख सकते हैं जे। अच्छा, इसका ऑर्डर अगर बदलेंगे तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि आई क्रॉस जे वो तो है के, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, वो हो जाएगा माइनस के, क्योंकि डायरेक्शन ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो नेगेटिव हो जाता है। तो फिर ये थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, तो इसको हम एक अपना शॉर्टकट बनाते हैं। ये एक सर्कल बनाएं और उसके ऊपर 3 वेक्टर लें, आई, ठीक है, जे और ये के, ये 3 वेक्टर्स हैं सर्कल के। अब आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मूव करते हैं तो आमतौर पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। सॉरी। तो आप इस यहाँ पे जे ले लें और यहाँ पे के ले लें, तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। अब देखें, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। जबकि अगर इस तरह चलेंगे, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे
माइनस आई। तो इस तरह इसको याद रख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक हो गया, तो अब हम अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर थीटा आपका 0 डिग्री हो यानी कि जो है वो पैरेलल हों, दो वेक्टर्स पैरेलल हों, ये ए और ये वेक्टर बी पैरेलल हों, तो थीटा 0 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट कि cos 0 इज इक्वल टू 1 और सॉरी साइन 0 इज इक्वल टू 1, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा ए बी साइन 0 डिग्री यूनिट वेक्टर एन, ये हो जाएगा ए बी इंटू 0 यूनिट वेक्टर एन, ये हो जाएगा 0 यूनिट वेक्टर एन। इसको हम कहते हैं नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 हो उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। लेकिन ये नल वेक्टर ए क्रॉस बी के ऊपर, ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से चौथी प्रॉपर्टी जो आप लिख सकते हैं, यहाँ से एक और रिज़ल्ट शेयर कर देते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो रिज़ल्ट है कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू नल वेक्टर। क्योंकि इसमें एंगल 0 डिग्री होगा तो इसमें जो है वो 0 होगा। याद रखें, आई डॉट आई 1 था, जे डॉट जे 1 था, के डॉट के 1 था, लेकिन आई क्रॉस आई, एयोटा क्रॉस एयोटा 1, जे डॉट जे, जे क्रॉस जे सॉरी 0, के क्रॉस के 0, बल्कि 0 कहना मुनासिब नहीं है, नल वेक्टर। तो ये इसका अर्थ है। पांचवी, क्योंकि चौथी प्रॉपर्टी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर दिए गए हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, और वेक्टर जो बी है वो आपके पास हो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। तो फिर इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। तो देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट आप उसी तरह से लेंगे, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते जाएंगे जैसे स्केलर प्रोडक्ट में किया था, लेकिन इस तरह से करने में हमें बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो एक कंक्लूजन है जो आपसे शेयर कर देता हूँ, शॉर्टकट है जो ए क्रॉस बी मालूम करने के लिए हम यूज़ करेंगे। वो क्या कि ए क्रॉस बी जो है इसका जो आंसर है वो बराबर होगा एक डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स पे आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा हुआ है, 3/3 का डिटर्मिनेंट। इसकी जो पहली रो होगी वो होगा आई जे और के। ठीक है, दूसरी जो इसकी रो होगी वो पहले के कंपोनेंट्स होंगे, यानी ए एक्स ए वाई और ए जी, और जो तीसरी रो होगी वो होगी बी एक्स बी वाई और बी जी। 3/3, 3 कतारें 3 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम्स का ये डिटर्मिनेंट अगर आप एक्सपैंड कर लेते हैं, खोल लेते हैं, तो इसका आंसर ए क्रॉस बी के बराबर आएगा। जो आप 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करके फिर आई क्रॉस आई नल वेक्टर पुट करके आई क्रॉस जे को के पुट करके, बड़ा लंबा प्रोसेस है। जो आंसर आएगा उस आंसर को वही आएगा, वो आंसर जो इस डिटर्मिनेंट का आएगा। हम इसको प्रूव कर सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हमने इसको यूज़ करना सीखना है। तो आप ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया, अब इसको एक्सपेंड करना मैं इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में सिखा दूँगा। ठीक है, तो टाइम है हमारे पास, टाइम हमारे पास जो है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ से आगे जो है वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका ये डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं, और प्लस जो है वो हम इसकी आखिरी प्रॉपर्टी भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, और ये ए क्रॉस बी से ज़ाहिर किया जाता है, क्रॉस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, साथ यूनिट वेक्टर एन होता है, और वो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। यहाँ जो यूनिट वेक्टर एन है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता है, और ये ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है जिसमें ए और बी मौजूद होंगे।
तो ये बात आपको कंफर्म होगी कि A क्रॉस B जो है वो सेम प्लेन में नहीं होगा, बल्कि उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। A इज़ अ वेक्टर, B इज़ अ वेक्टर, A क्रॉस B इज़ आल्सो अ वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। जी हमने देखा। इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इकबाल वट्टू फिज़िक्स लेक्चरर, और साथ साथ एस्पायर कॉलेज चिश्तियाँ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कीजिए। दोनों पे आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ।